Right, beta. Talking about entropion now, as I told you about this, that is just the condition in which what happens? The eyelid margin is turned towards the eyeball. अब जाहिर सी बात है आईलिड की मार्जिन अंदर टर्न हुई तो उसके साथ आईलैशेस भी अंदर टर्न हो गए होंगे, ठीक है। और इसकी वजह से फिर आईलैशेस उसी तरीके से इरिटेट करेंगे कंजक्टिवा को और कॉर्निया को। अच्छा, ये जो आईलैशेस आईलिड की मार्जिन का अंदर टर्न होना है ना, जिसको हम एंट्रोपियन कहते हैं, इट कैन बी कंजेनाइटली और इट कैन बी acquired ड्यू टू द एजिंग, जिसको हम सिनाइल और इन्वोल्यूशनल टाइप कहते हैं। इट कैन बी acquired ड्यू टू सम अदर रीजंस लाइक साइकेट्रिकल रीजंस, स्पेस्टिक रीजंस, इसको डिस्कस करते हैं तीनों को। कंजेनाइटली ये अंदर टर्न हो सकती है या फिर बाद में ज़िंदगी के अंदर एक्वायर हो जाए। सो फर्स्ट रीज़न इज़ द एजिंग, राइट। और मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड जो है कॉज एंट्रोपियन का, वो है एजिंग, ठीक है, सेनाइल टाइप। एंड इट अफेक्ट्स ओनली द लोअर आईलिड्स इन द एल्डरली पीपल। ये एक मे बी 60-70 ईयर्स ओल्ड, राइट, मेल। इसके अंदर आप देख रहे हो बेटा कि ये जो लोअर आईलिड है वो अंदर की तरफ चली गई है। एंड दिस इज़ द अक्वायर्ड टाइप ऑफ द एंट्रोपियन। अक्वायर्ड की कौन सी टाइप? सेनाइल टाइप, जो कि एजिंग की वजह से होती है और मोस्ट कॉमन टाइप है और लोअर आईलिड को मोस्टली ये इन्वॉल्व करती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके, नाउ why does it occur beta? It occurs, as I mentioned, due to the aging. So here is written that it is caused by the overriding of the preceptal over the preceptal over the pretarsal part of the orbicularis muscle, and also due to the atrophy of the tarsus muscle and the atrophy of the lower lid retractors. तो आपको समझ आई बात बेटा कि ये जो सिनाइल टाइप ऑफ अक्वायर्ड एंट्रोपियन है वो क्यों हो रहा है? दो मसल्स की एट्रोफी हो गई, काम नहीं कर पा रहे, तो आईलिड ऊपर चली गई है, नीचे वापस रिट्रैक्ट नहीं हो रही। एक तो टार्सस मसल की एट्रोफी और एक जो है लोअर लिड रिट्रैक्टर्स की एट्रोफी, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा दूसरा काज है इसमें, जो ऑर्बिकुलरिस मसल है, इसके दो पार्ट्स आपस में ओवरराइड करते हैं, एक प्रीसेप्टल पार्ट और प्रीटार्सल पार्ट, जिसकी वजह से ओल्ड एज पीपल के अंदर मसल की एट्रोफी और ओवरराइडिंग ऑफ प्रीसेप्टल प्रीटार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल की वजह से ये एंट्रोपियन हो जाता है, ठीक है। व्हाट अबाउट द साइकेट्रिकल एंट्रोपियन? साइकेट्रिकल एंट्रोपियन भी कॉमन टाइप है, लेकिन द सेनाइल टाइप इज़ मोर कॉमन। लेकिन साइकेट्रिकल टाइप अपर आईलिड को इन्वॉल्व करती है, सही है। एंड द सेनाइल वाज इन्वॉल्विंग द लोअर आईलिड, ठीक है जी। इट इज़ कास्ड बाय द स्कैरिंग ऑफ द पल्पेब्रल कंजक्टिवा, जो कि फिर लिड मार्जिन को अंदर की तरफ पुल करती है। आपको अच्छे से पता है कि बेटा अगर ये आपका ये कॉर्निया है, ठीक है, इसके आगे मौजूद होता है कंजक्टिवा, सही है, और ऊपर होती है आईलिड, ऐसा ही होता है, नीचे भी मौजूद होती है आईलिड। जो कंजक्टिवा का एक हिस्सा आईलिड की तरफ जाता है बेटा, इसको हम पल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा कहते हैं। तो साइकेट्रिकल एंट्रोपियन क्यों होती है? जब इस पल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा की स्कैरिंग हो जाए, इतनी स्कैरिंग हो जाए कि ये अपने साथ ऊपर आईलिड को पकड़ के नीचे पुल कर दे, ठीक है, अंदर की तरफ मोड़ दे, ठीक है। तो इसको हम फिर साइकेट्रिकल एंट्रोपियन कहते हैं, ठीक है बच्चों। या क्यों होता है बेटा? प्रॉब्लम कंजक्टिवा के अंदर है, जिसकी वजह से कंजक्टिवा बहुत स्कार्ट हो गई है और वो आईलिड को अंदर की तरफ या टर्न करवा रही है। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बेटा कंजक्टिवा के अंदर? क्यों होती है कंजक्टिवा में स्कैरिंग? स्कैरिंग में भी ड्यू टू द कंजक्टिवाइटिस, साइकेट्रिजिंग कंजक्टिवाइटिस, जैसे ट्रैकोमा के अंदर, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, ठीक है, पेम्फिगॉइड के अंदर। ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर आपकी पल्पेब्रल कंजक्टिवा स्कार्ड हो जाती है और वो आईलिड को, खास करके अपर आईलिड को अंदर की तरफ पुल करती है, ठीक है। उसके अलावा केमिकल इंजरीज़ की वजह से, ट्रॉमा की वजह से भी ये कंजक्टिवा, आंख का ट्रॉमा जब होता है तो कंजक्टिवा, पल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा कैन गेट स्कार्ड। देन कम्स द स्पैस्टिक एंट्रोपियन। स्पैस्टिक एंट्रोपियन इज सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर देयर इज एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल। जब मसल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कंट्रैक्ट करता है तो वो लिड को पकड़ के नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करा देता है, अंदर की तरफ, ठीक है, और ये एंट्रोपियन हो जाता है, ठीक है। एंड द कंट्रैक्शन काजेस, लुक, इनवर्ड रोटेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन। अच्छा, अब कौन सी कॉजेस हैं पॉसिबल जिसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है बेटा? एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, इन केस ऑफ ओकुलर इरिटेशन, सीन इन केस ऑफ द क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? आकुलर इरिटेशन होती है, मसल बहुत इरिटेट होता है और एक्सेसिव कंट्रैक्शन करता है। एक्सेसिव कंट्रैक्शन की वजह से आईलिड जो है वो अंदर
टर्न हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जिसमें ये एक्सेसिव कंट्रैक्शन होती है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली की केराटाइटिस में, ठीक है, या फिर ऑक्यूलर सर्जरी के बाद भी ये मसल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टाइल स्टेट में रहता है। सही है बच्चों। ये तो एक्वायर्ड के 3 टाइप्स हो गई ना, सेनाइल टाइप, साइकेट्रिकल टाइप और उसके अलावा जो है स्पैस्टिक टाइप। एक बताया था हमने कंजेनाइटल एंट्रोपियन भी होता है। कंजेनाइटल एंट्रोपियन बड़ी रेयर सी कंडीशन है, एक्वायर्ड ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ द टार्सल प्लेट। एनाटमी में मैंने आपको टार्सल प्लेट दिखाई थी बेटा। अगर टार्सल प्लेट की डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिफॉर्मिटी आ जाए तो बच्चों के अंदर ये एंट्रोपियन देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन होगी जैसे आपके जनरल एंट्रोपियन की प्रेजेंटेशन होती है। राइट, ओके, राइट। सो अगर मैं इसको क्विकली यहाँ से बता दूँ आपको बेटा, तो ये वही सारे फीचर्स हैं जो कि ट्राइशियासिस में थे, जैसे कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, लेक्रीमेशन, फोटोफोबिया, यही था ट्राइशियासिस में। इसमें भी दरअसल हो तो ट्राइशियासिस नहीं हो रही, लेकिन जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं वो तो आई लैशेस के अंदर जाने की वजह से और कंजक्टाइवा और कॉर्निया के इरिटेट होने की वजह से आ रहे हैं ना। तो ट्राइशियासिस में भी सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से या फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लेक्रीमेशन, फोटोफोबिया सेम कंडीशन थी आपके ट्राइशियासिस में। और एपिथेलियल डिफेक्ट आएंगे कॉर्निया में, कंजक्टाइवा में, कंजक्टाइवल रेडनेस हो जाएगी, कॉर्नियल अल्सर बन जाएंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ द ओके सेनाइल, सबसे पहले एंट्रोपियन, राइट। सबसे पहले कम्स द सेनाइल एंट्रोपियन। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द सेनाइल एंट्रोपियन विच अकर्स ड्यू टू द एजिंग? इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। राइट बेटा, द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द सेनाइल एंट्रोपियन दैट इज ड्यू टू द एजिंग। ऐसे मोस्टली क्या होता है बेटा, मसल एट्रोफी होती है ना। ये क्यों होती है? मसल एट्रोफी की वजह से होती है। लोअर लिड रिट्रैक्टर्स और एक और मसल था द टार्सस मसल जो होता है, उनकी क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है और जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली के 2 पार्ट्स हैं वो आपस में ओवरराइड करते हैं, जिसकी वजह से ये एंट्रोपियन हो जाता है ओल्ड एज पीपल में। मोस्टली इसका जो करेक्शन होती है वो सर्जिकली इसको करेक्ट किया जाता है, ठीक किया जाता है। डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द ईच प्रोसीजर, और इस पर यहाँ पे डिटेल्स दी भी नहीं हुई, लेकिन स्टिल यू कैन रिमेंबर ओके व्हाट सर्जिकल प्रोसीजर्स आर देयर, द वीस प्रोसीजर, द फॉक्स प्रोसीजर एंड द मॉडिफाइड व्हीलर्स ऑपरेशन। ठीक है, yeah, so these are the surgical procedures you can use to get rid of the senile entropion. After this the psychiatrical entropion, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए बेटा? तो psychiatrical entropion में ये होता है, लेट मी टेल यू, या माइल्ड केसेस के अंदर होता है टार्सल हिंज प्रोसीजर, ठीक है, इस तरीके से। और अगर सीवियर केस है साइकेट्रिकल एंट्रोपियन का, बाय द वे साइकेट्रिकल एंट्रोपियन होती क्यों है? पल्पेब्रल कंजक्टाइवा की स्कैरिंग की वजह से, उसके डिफरेंट रीजंस थे। और सीवियर केसेस अगर है साइकेट्रिकल एंट्रोपियन के, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द कंट्रैक्टेड कंजक्टाइवल टिश्यू बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। ये आपकी कंजक्टाइवा है, ये आपकी आईलिड है, सही है, ये पार्ट एक कंजक्टाइवा का जो कि आईलिड में है, और ये पार्ट जो कंजक्टाइवा का आईलिड में मौजूद है, इसी की खराबी की वजह से आईलिड जो अंदर की तरफ आई है ना, तो ये जो ख़राब पार्ट है कंजक्टाइवा का, इसके हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, इसका ग्राफ्ट लगाते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं इस पार्ट को कंजक्टाइवा के, और इसका हम ग्राफ्ट लगा देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। माइल्ड केसेस के अंदर हम टार्सल हिंज प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन विच द टार्सस इज कट हॉरिजॉन्टली एंड इवर्टिंग सूचर्स आर अप्लाइड। देखो कुछ इस तरीके से मैं बताता हूँ क्या। अच्छा, इसकी पिक्चर नहीं है। इसमें क्या करते हैं बेटा, देखें ये क्या प्रॉब्लम है, साइकेट्रिकल एंट्रोपियन या एंट्रोपियन जो भी हो, उसमें ये नॉर्मल आईलिड बाहर की तरफ होती है, लेकिन अब ये आईलिड अंदर की तरफ चली गई है, ऐसा ही होता है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस आईलिड को बाहर रिट्रैक्ट करते हैं, हाँ, किसी इंस्ट्रूमेंट से, यूजिंग एनी रिट्रैक्टर और द फॉर्सेप, और फिर इसको बाहर रिट्रैक्ट करके इसको हम बाहरी सूचर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये बाहर खुली रहे हर वक्त। तो ये 2 प्रोसीजर्स हैं बेटा साइकेट्रिकल एंट्रोपियन के लिए। उसके अलावा कम्स द स्पैस्टिक एंट्रोपियन। स्पैस्टिक एंट्रोपियन, लेट मी टेल यू, इसका मैनेजमेंट, स्पैस्टिक एंट्रोपियन होती क्यों है? एक्सेसिव कंट्रैक्शन जब हो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल की,
इसके ट्रीटमेंट में ट्रीट द काज, क्यों हो रही है एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल की, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करें। उसके अलावा टैपिंग ऑफ द लोअर आईलिड या एडेसिव प्लास्टर यूज़ करके, ये आईलिड अंदर चली गई है, आप इसको पकड़ें आईलिड को, बाहर निकालें और बाहर एडेसिव प्लास्टर लगा दें ताकि अंदर जाए ही ना दोबारा, या फिर सूचरिंग कर दें। देखिए आईलिड ये अंदर गई हुई है, इसको आप यूँ बाहर निकालें और बाहर सूचरिंग कर दें, ठीक है। उसके अलावा डिनर्वेशन ऑफ द मसल, एक मसल है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल जो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एंट्रोपियन हो रहा है, आप उस मसल की नर्व सप्लाई कट कर दें, डिनर्वेट कर दें, ठीक है, बॉटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स यूज़ करके। botulinum toxin can be injected directly into the प्रीसेप्टल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल, ताकि वो मसल पैरालाइज हो जाएगा, कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो या फिर जाहिर सी बात है बेटा ये एंट्रोपियन भी नहीं होगा, इसी की कंट्रैक्शन की वजह से हो रहा था ना, तो विल गेट रिड ऑफ दिस फाइनली। व्हाट अबाउट द कंजेनाइटल एंट्रोपियन, कंजेनाइटल एंट्रोपियन के लिए रिजेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल पोर्शन ऑफ द eyelid एंड प्लेसिंग द रिमाइंडर इन इट्स ऑन पोजीशन। ये बेटा एक पिक्चर है कंजेनाइटल एंट्रोपियन के अंदर, आप देखो या ये लिड मार्जिन, ये देखो ये बल्ज कितना अच्छा है, ये सारा बल्ज यहाँ में ख़त्म हो गया, आईलिड अंदर की तरफ चली गई है, सही है, अंदर की तरफ चली गई है। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कंजेनाइटल में, ये जो एबनॉर्मल पोर्शन है ना, ये जो टुकड़ा है आईलिड का, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और बाकी वहीं पर रखे रहने देते हैं। तो ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ये वाला रिजेक्ट करके निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो आई लैशेस हैं वो इम्पैक्ट ना करें कंजक्टिवा कॉर्निया पे। सही है बच्चों, सो दिस इज द कंजेनाइटल एंट्रोपियन की मैनेजमेंट। आफ्टर द एंट्रोपियन कम्स अनदर कंडीशन दैट इज एक्ट्रोपियन, ठीक है बच्चों, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। राइट बेटा, लेट्स टॉक अबाउट द एक्ट्रोपियन नाउ। इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ द एंट्रोपियन। इन एंट्रोपियन द आईलिड वाज टर्निंग इनवर्ड, but in ectropion you will see the eyelid margin is everted away from the eyeball, just like this is coming out right away from the eyeball, right? So there are types of the ectropion just like the entropion. It can be the congenital, it can be the acquired, and the acquired type can be due to the aging. That's said to be the the senile type, maybe due to some other reasons like the psychiatrical reasons or the paralysis, right? तो पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉमनेस्ट वैरायटी जो है ना बेटा अक्वायर्ड के अंदर, वो है सेनाइल वैरायटी। सबसे कॉमन रीज़न इस कंडीशन का एक्ट्रोपियन का वो है एजिंग, ठीक है, और वो लोअर आईलिड को इन्वॉल्व करती है। इट अकर्स ड्यू टू द एजिंग की वजह से लेग्जिटी हो जाती है लोअर आईलिड के टिश्यूज़ की, ठीक है, लॉस ऑफ टोन ऑफ द पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल, एज रिलेटेड एट्रोफी की वजह से, ठीक है। तो सेनाइल इन्वोल्यूशनल टाइप समझ आई बेटा आपको क्या होती है? एजिंग की वजह से क्या होता है बेटा, जो आईलिड के टिश्यूज़ है ना उनमें लेग्जिटी बढ़ जाती है, लैक्स हो जाती हैं, तो डिले होकर नीचे आ जाती है आईलिड। उसके अलावा जो पल्पेब्रल पार्ट है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल का, वो उसकी एट्रोफी हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो आईलिड को ऊपर पकड़ के नहीं रख पाता, आईलिड नीचे आ जाती है। और एज रिलेटेड या एट्रोफिक चेंजेस इन द कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द लिड एज वेल। तो तीन चीज़ें हुई, एक सेनाइल लेग्जिटी ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ आईलिड, यानी कि आईलिड के जो टिश्यूज़ हैं उनमें एजिंग की वजह से लेग्जिटी हो गई। दूसरा लॉस ऑफ टोन ऑफ द पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल, जिसकी वजह से टोन ख़त्म हो गया मसल का, तो ये आईलिड नीचे आ गई। तीसरी चीज़ एज रिलेटेड एट्रोफी इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लिड, लिड के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी एजिंग की वजह से एट्रोफी हो जाएगी और ये मसल आईलिड जो है पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देन कम्स अनदर एक्वायर्ड टाइप दैट इज द साइकेट्रिकल टाइप। इट्स अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज द स्कैरिंग और कंट्रैक्शन ऑफ द स्किन एंड द अंडरलाइंग टिश्यू। जो बेटा स्किन है आईलिड की और उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसकी स्कैरिंग हो जाए और वो कंट्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है स्कैरिंग हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो इस आईलिड को नीचे पुल कर देगा ना, कंट्रक्चर अकड़ी हुई आईलिड होगी, जब अकड़ी हुई होगी तो वो नीचे की तरफ खिंची हुई रहेगी, ठीक है। तो साइकेट्रिकल टाइप में क्या होता है एक्ट्रोपियन में, नो डाउट आईलिड तो नीचे होती है, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्या उसकी वजह एट्रोफी ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल है? नो। क्या उसकी वजह जो है लॉस ऑफ टोन ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल है? नो। क्या उसकी वजह एट्रोफी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द आईलिड है? नो। साइकेट्रिकल एक्ट्रोपियन में कॉज क्या है बेटा? साइकेट्रिकल एक्ट्रोपियन में काज ये है कि जो स्किन है ना और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें स्कैरिंग हो गई है, उसकी वजह मैं बताता हूँ, कंट्रक्चर हो गया है, जिसकी वजह से ये नीचे खिंच गई है कंट्रक्चर की वजह से, सही है।
Now the scarring or the contraction of the the skin and the subcutaneous tissue, जिसकी वजह से ये साइकेट्रिकल एक्ट्रोपियन हो रहा है, इस स्कैरिंग की क्या वजह है? केमिकल अटैक, ट्रॉमा की वजह से और कुछ मेडिकेशंस की वजह से जो कि डर्माटाइटिस कराती हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, स्कैरिंग होती है, कंट्रैक्शन होता है आईलिड की चमड़ी का, स्किन का, जिसकी वजह से वो नीचे खिंच जाती है। ओके राइट, नाउ कम्स द पैरालिटिक टाइप ऑफ द एक्ट्रोपियन। एक्चुअली व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज द फेशियल नर्व पैरालिसिस। अच्छा इसको छोड़ें, मुझे बताएं जो एंट्रोपियन की जो थर्ड टाइप थी, स्पैस्टिक टाइप या स्पैस्टिक टाइप, उसमें क्या हो रहा था? देयर वाज द इंक्रीज्ड कंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, जिसकी वजह से आईलिड ऊपर खिंची हुई रह रही थी। यहाँ पे जो ये पैरालिटिक टाइप है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, फेशियल नर्व की पैरालिसिस की वजह से ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल को सप्लाई नहीं मिलता, जिसकी वजह से आईलिड का टोन ही खत्म हो जाता है। आईलिड के अंदर मेन स्ट्राइटेड मसल होता है ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल। अगर ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल का सप्लाई खत्म हो जाए फेशियल नर्व पैरालिसिस की वजह से, तो क्या होगा, उसका टोन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा जो आईलिड है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। सही है, और फेशियल नर्व गई है तो बेटा जाहिर सी बात है इस एक्ट्रोपियन के अलावा दूसरे भी साइन सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि नेज़ोलेबियल फोल्ड का यहाँ से चला जाना, देखें नहीं है, और लिड मार्जिन बाहर एवर्ट हो गई है। देखो कंपेयर करो नॉर्मल साइड को इसको। ठीक है बच्चों, सो एंड द कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन, इट इज़ अ रेयर कंडीशन, लेकिन इट अकर्स बायलैटरली। राइट, यू कैन सी दिस इज़ द कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन, आईलिड बाहर की तरफ खिंच गई है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब जो एक पेशेंट है आपके एक्ट्रोपियन का, वो प्रेजेंट कैसे करेगा? प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है बच्चों, तो इट्स सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्ट्रोपियन, इफ इट इज सेनाइल, इफ इट इज साइकेट्रिकल, इफ इट इज पैरालिटिक टाइप, कंजेनाइटल टाइप। द सिम्टम्स आर ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द लोअर बल्बार एंड द पल्पेब्रल कंजक्टिवा। वैसे सिम्टम देखिए, आईलिड बाहर की तरफ खिंची हुई है, कोई सिम्टम नहीं आता। मसला पता है कब आता है बेटा, जब ये आईलिड बाहर की तरफ खिंच जाती है तो क्या हो जाता है कि आईलिड बाहर, इसके बाहर आने से क्या हुआ, अब इस पिक्चर में देखो बेहतर समझ आएगा। इसके बाहर आने से क्या हुआ, जो दो चीज़ें आपको जो है ना एक्सपोज हो गई। एक तो ये जो आईलिड के अंदर जो कंजक्टिवा थी, पल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा और बल्बार कंजक्टिवा, दोनों एक्सपोज हो गई, जो कि पहले एक्सपोज नहीं होती। कंजक्टिवा के बेटा 3 हिस्से होते हैं। देखें ये आपका, अगर यहाँ से दिखाता हूँ, ये आपका अगर फ़र्ज़ करें बेटा कॉर्निया है। सही है, कॉर्निया के ऊपर होता है कंजक्टिवा, ये आईलिड है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉर्निया के आगे हिस्सा है ना कंजक्टिवा का, इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं कंजक्टिवा का? इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवा। इसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस कंजक्टिवा। और इसको हम क्या कहते हैं कंजक्टिवा को, जो कि आईलिड के रीजन पे पल्पेब्रल कंजक्टिवा, और इसके जो बीच में दोनों में होती है, जो कनेक्ट करती है, वो होती है बल्बार कंजक्टिवा। ठीक है, वैसे तो क्या होता है बेटा, ये जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा होती है, बल्बार कंजक्टिवा होती है, ये तो विजिबल तो नहीं होती। ये आगे आपकी कौन सी कंजक्टिवा है? मेम्ब्रेनस कंजक्टिवा है। और जो बल्बार और पल्पेब्रल कंजक्टिवा होती है अंदर होती है, वो अंदर नज़र नहीं आती। लेकिन जब एक्ट्रोपियन हो गया तो अब दोनों विजिबल हो गई, पल्पेब्रल कंजक्टिवा भी, बल्बार कंजक्टिवा भी। इसके वजह से सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है, अच्छा इसकी वजह से सिम्टम आएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको बताया था मैंने बेटा, जो लोअर आईलिड होती है ना, ऊपर टीयर फिल्म को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर ये लोअर आईलिड यूँ बाहर आ गई है तो ऊपर जो टीयर फिल्म थी उसको सपोर्ट मिलेगी, टीयर फिल्म को सपोर्ट नहीं मिलेगी, टीयर फिल्म इनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, मेन सिम्टम इंक्रीज लैक्रिमेशन, जिसको एपिफोरा कहते हैं। क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, क्यों बेटा क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस? जाहिर सी बात है, आपने पूरे आईलिड को खींच के बाहर कर दिया है और अंदर जो कंजक्टिवा था पल्पेब्रल और बल्बार, उसको एक्सपोज कर दिया है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है कंजक्टिवा का, और वो थिकनिंग हो जाती है अल्टीमेटली कंजक्टिवा की। सही है बच्चों, इस तरीके से। उसके अलावा एक्सपोजर केराटाइटिस ड्यू टू द इम्प्रॉपर वेटिंग कास्ड बाय द अनस्टेबल टीयर फिल्म। देखो ये लोअर आईलिड है, इसके ऊपर टीयर फिल्म सपोर्ट होती है। ये आपने लोअर आईलिड को एक्ट्रोपियन करा दिया, और ये जो ऊपर टीयर फिल्म थी अब वो अनस्टेबल हो गई। अब इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से टीयर फिल्म बड़ी सपोर्टिव होती है कंजक्टिवा कॉर्निया के लिए, टीयर फिल्म अनस्टेबल हो गई तो अनस्टेबल टीयर फिल्म की वजह से क्या होगा,
एक्सपोजर केराटाइटिस, केराटिन जो नीचे कॉर्निया है वो एक्सपोज हो जाएगा, उसकी जो आगे प्रोटेक्शन थी टीयर फिल्म की जैसे वो ख़त्म हो जाएगी, तो जो कॉर्निया है उसकी केराटाइटिस हो जाएगी, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा मुसलसल एपिफोरिया हो रही है, बहुत ज़्यादा लेक्रीमेशन हो रही है, देखो कितने यहाँ पे आपको वाटरी सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये लेक्रीमेशन जमा होती है ना, तो आपको पता है बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड रुकता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी एपिफोरिया जब होगा, इंक्रीज लेक्रीमेशन होगी, ये आंसू जब जहाँ पे जमा होंगे तो उसकी वजह से स्किन का एक्जिमा और उसकी वजह से डर्माटाइटिस हो सकता है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। So before I go to the treatment of the before I go to the treatment of the ectropion, let me first tell you the grades of the ectropion, grade 1 2 3। अच्छा देखें, ये आईलेट है, इस आईलेट को हम बाहर इवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ इवर्ट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी बाहर इवर्ट हुई है, फिर बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हो गई। सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाइड द ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ओके, इट इज सेड टू बी द ग्रेड 1 जब आपको पंक्टम दिख जाए, पंक्टम इवर्ट हो जाए बाहर की तरफ। अब देखो ये है दिख रहा है, ये पंक्टम दिख रहा है, ये आपका इन्फीरियर पंक्टम है, और अब ये जो ऊपर वाली जो आईलिड है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। नीचे वाली आईलिड जो है ना वो बाहर एक्ट्रोपियन हुआ हुआ है इसका, इतना एक्ट्रोपियन हुआ है इसका, ये आईलिड, लोअर आईलिड इतनी बाहर आई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, पंक्टम दिख रहा है, इन्फीरियर पंक्टम। इसको ग्रेड 1 कहते हैं। ग्रेड 2 कब कहते हैं, जब इतना एक्ट्रोपियन हो जाए तो हमें पल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिख जाए, और ग्रेड 3 तब कहते हैं जब फॉर्निशियल कंजक्टाइवा दिख जाए, ठीक है, बल्बार कंजक्टाइवा दिख जाए, ठीक है, राइट बेटा। तो ये आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 3 समझ आ गया। लेकिन एक मैं पीछे से करेक्शन कर दूं, जो कि मैंने पीछे मिस्टेक कर दी है, मैं एक छोटी सी करेक्शन, ये कि बेटा ये मैंने आपको बताया था ये कॉर्निया होता है और आगे स्क्लेरा होता है, और ये कंजक्टाइवा है, ठीक है, ये कंजक्टाइवा है, और फिर ये वाला पार्ट कंजक्टाइवा का आईलेट के नीचे है। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा कंजक्टाइवा का, जो आगे कॉर्निया को सराउंड कर रहा है, इसको हम कहते हैं बल्बार कंजक्टाइवा, सही है, इसको मेम्ब्रेनस कंजक्टाइवा नहीं कहते, इसको बल्बार कंजक्टाइवा कहते हैं। और ये जो कंजक्टाइवा का पार्ट आईलेट के नीचे है इसको हम कहते हैं पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना पल्पेब्रल और बल्बार के बीच में ये जो पॉकेट है छोटी सी, इसको हम कहते हैं फॉर्निशियल कंजक्टाइवा, ठीक है। ये थोड़ी करेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। Is said to be the grade 1 ectropion when the punctum is visible. Said to be the grade 2 ectropion when what is visible? The palpebral part of this part of the conjunctiva is visible. And it is said to be grade 3 जब ये fornicial conjunctiva भी दिख जाए। अच्छा, अब ectropion क्या होता है, ये eyelid है ना, ये eyelid जब बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब आप इस eyelid को उठाओगे बाहर की तरफ एक्ट्रोपियन कराओगे तो पहले तो आपको यहाँ पे पंक्टम दिख जाएगा, फिर और उठाओगे तो ये पल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिखेगी, फिर और उठाओगे जब सीवियर एक्ट्रोपियन हो जाएगा ग्रेड 3 तो फिर ये फॉर्निशियल कंजक्टाइवा भी दिख जाएगी। अब समझ आई बात, ये है आपकी ग्रेड 1 एक्ट्रोपियन जिसमें सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, पंक्टम दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ ग्रेड 2 जिसमें आपको पल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिख जाएगी, यानी ये आप आईलेट को इधर ऊपर उठाओगे ये पल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिख जाएगी, और उठाओगे ग्रेड 3 हो जाएगा तो ये फॉर्निशियल कंजक्टाइवा भी दिख जाएगा। इस पर देखो, ये देखो ये ग्रेड 2 है, इसके अंदर आपको ये दिख रही होगी अंदर कंजक्टाइवा, ये है आपकी पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब ये देखो ये है ग्रेड 3, ठीक है, ये है ग्रेड 3। अब इसमें आपको ना सिर्फ ये वाली पल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिख रही है बल्कि ये जो है फॉर्निशियल कंजक्टाइवा भी दिख रही है, ठीक है। और ये रही आपकी बल्बार कंजक्टाइवा, वो तो होती ही है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ से देख लो, ठीक है। अब क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रही है, ये पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, अंदर वाली फॉर्निशियल विजिबल नहीं है। यहाँ पे पल्पेब्रल के साथ फॉर्निशियल कंजक्टाइवा भी विजिबल हो गई, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके, तो ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 क्लासिफिकेशन हो गई एक्ट्रोपियन की, राइट बेटा। ओके, नाउ द treatment options for different types of the ectropion. Firstly comes the senile ectropion. Okay, different procedures are there beta for the senile ectropion. One is the medial conjunctival
conjunctivoplasty, one is the horizontal lid shortening, one is the modified Cohut Zemanowski procedure. I'm liking these names. Modified Cohut, Zemanowski procedure. Right, but coming up with the medial conjunctivoplasty is a really good treatment for getting rid of the senile ectropion. हम इसमें क्या करते हैं, खास करके मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी जो है, जो माइल्ड केसेस होते हैं सेनाइल एक्ट्रोपियन के, उसमें करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, ये फ़र्ज़ करो आपकी अफेक्टेड आईलिड है जो कि बाहर इवर्ट हो गई है, इसका एक्ट्रोपियन हो गया है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक डायमंड शेप पीस जो है ना इस आईलिड का रिमूव कर देते हैं, एक्साइज कर देते हैं. ठीक है जी, बिलो द पंक्टल एरिया. दैट्स इट. कुछ याद नहीं रखना आपने. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द शेप ऑफ द पीस विच वी एक्साइज्ड आउट. दैट्स इट. नंबर 2 थिंग इज द हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग. ये हम करते हैं मॉडरेट जो कैटेगरी होती है सेनाइल एक्ट्रोपियन की. इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ही पीस एक्साइज करते हैं, लेकिन डायमंड शेप नहीं, पेंटागोन शेप पीस जो है एक्साइज करते हैं आईलिड का, अफेक्टेड आईलिड का जो कि बाहर आ गई है. एंड इन केस ऑफ द मॉडिफाइड कोहंट ज़ेमानोव्स्की प्रोसीजर व्हाट वी डू इज़, ये हम करते हैं सीवियर डिग्री ऑफ एक्ट्रोपियन में फुल थिकनेस पेंटा. देखें इसमें 2 चीज़ें करते हैं. पेंटागोनल एक पीस आईलिड का पेंटागोन शेप में एक्साइज करते हैं लेटरल थर्ड ऑफ द आईलिड में से. उसके अलावा एक ट्राइंगुलर एक्सीजन भी करते हैं, लेकिन वो लेटरल थर्ड में से नहीं करते. इसमें 2 चीज़ें करते हैं, पेंटागोनल पीस भी निकालते हैं अफेक्टेड आईलिड का, और उसके अलावा ट्राइंगुलर पीस भी निकालते हैं अफेक्टेड आईलिड का. लेकिन पेंटागोनल पीस निकालते हैं लेटरल थर्ड ऑफ आई से, आईलिड से, और ट्राइंगुलर पीस निकालते हैं हम ओके, जस्ट जूम इनटू इट, जस्ट लेटरल टू द लेटरल कैंथस, राइट, टू एलिवेट द आईलिड. इस ये दोनों पीसेस निकालने से आईलिड पे एलिवेट हो जाती है, अंदर चली जाती है. ठीक है, जो उसके रिमेनिंग पीसेस रह जाते हैं. तो जो थर्ड टाइप थी मॉडिफाइड ज़ेमानोव्स्की प्रोसीजर, उसमें हमने क्या किया, एक पेंटागोन निकाल दिया और एक हमने ट्राइंगुलर एरिया निकाल दिया. पेंटागोन फ्रॉम द लेटरल थर्ड ऑफ द आईलिड, और ये ट्राइंगुलर कहाँ से निकाला, लेटरल कैंथस के लेटरली निकाला. व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द साइकेट्रिकल एक्ट्रोपियन. साइकेट्रिकल क्यों हो रही थी एक्ट्रोपियन, बाय द वे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? या देयर वी गो, बैक टू हियर, द साइकेट्रिकल एक्ट्रोपियन. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? स्किन में प्रॉब्लम था, सबक्यूटेनियस टिश्यू में बहुत स्कार हो गई थी, कंट्रक्चर आ गए थे उसके अंदर, जिसकी वजह से वो अकड़ के नीचे आ गई थी, बाहर आ गई थी. ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या प्रोसीजर है बेटा? व्हाट वी डू इन दिस इज, लेट मी टेल यू, राइट, विजिबल नाउ, बेटर. So what we do in this is, let's suppose this is the eyelid, this is the skin of the eyelid. ठीक है, स्किन ऑफ आईलिड में स्कैरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कंट्रैक्चर आ जाता है और एक्ट्रोपियन हो जाता है. यही प्रॉब्लम थी. तो ये जो बेटा स्कार टिश्यू मौजूद है स्किन में, इसको एक्साइज कर दें. ठीक है, एक्सीजन ऑफ द स्कार टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ द, फर्स्ट करें, देखिए बेटा ये आपकी आईलिड है, ये उसके ऊपर क्या मौजूद है, स्किन मौजूद है. आपने क्या करना है, इस स्किन में देखें, इस स्किन में क्या हुई थी, स्कैरिंग हुई थी. उस स्कैरिंग की वजह से एक्ट्रोपियन हो गया था. आप क्या करें कि जो स्कार टिश्यू है ना, जो भी पोर्शन आईलिड का जिसमें स्कैरिंग हुई है, इसको निकाल दें. आईलिड का पोर्शन जिसमें स्कैरिंग होगी इसको निकाल दें, और ये जहाँ पे जो डिफेक्ट आ जाएगा, ये आईलिड का पोर्शन निकालने की वजह से उसको आप ठीक कर दें ग्राफ्ट वगैरह लगा के. 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं इसमें, एक होता है VY ऑपरेशन, एक होता है Z प्लास्टी. ठीक है, और स्किन ग्राफ्टिंग. देखिए मैं बताता हूँ, VY ऑपरेशन में क्या करते हैं, ये माइल्ड केसेस में करते हैं VY ऑपरेशन. ठीक है, Z प्लास्टी मॉडरेट केसेस में करते हैं, और स्किन ग्राफ्ट जो है वो तो लगाना ही लगाना है. मैं बताता हूँ कैसे. देखो VY ऑपरेशन में क्या होता है, माइल्ड केसेस में करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द V शेप इंसिजन टू द स्किन जो कि ख़राब है, और उसको Y शेप पैटर्न में सूचर कर देते हैं. फ़र्ज़ करो ये आपकी आईलिड है, ये उसके ऊपर स्किन है. ठीक है, उसमें कोई ना कोई ख़राबी मौजूद है स्किन के ऊपर. ठीक है, स्किन के ऊपर ख़राबी मौजूद है, जहाँ पे ख़राबी मौजूद है, स्कैरिंग मौजूद है ना, वहाँ पे V शेप इंसिजन दो, वो टुकड़ा स्किन का निकालो और बाकी टुकड़ों को जोड़ दो Y शेप इंसिजन दे के. पहले आपने V शेप इंसिजन दिया, जो स्कारड पोर्शन था आईलिड का स्किन का वो आपने निकाल दिया, और बाकी हिस्सों को जोड़ दिया Y शेप इंसिजन दे के, और ये है Y शेप सूचर करके. ठीक है, ये है VY ऑपरेशन, माइल्ड केसेस में होता है. Z प्लास्टी क्या होता है, इसमें क्या करते हो, फ़र्ज़ करो बेटा आपका ये आईलिड है और ये उसकी स्किन है, स्किन के इस हिस्से में ख़राबी है, स्कैरिंग है,
इसमें आप क्या करते हो, जी प्लास्टी में जेड शेप इंसिजन देते हो, जेड शेप इंसिजन दे के ये ख़राब पीस निकालते हो आईलेट की स्किन का, और उसको फिर यहीं पे जेड शेप में ही सूचर कर देते हो। ठीक है जी, इस तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग तो दोनों, स्किन ग्राफ्टिंग ये होती है कि हम तो इन दोनों में बेटा सूचरिंग कर रहे थे ना, पहले इंसिजन दे रहे थे, फिर वो ख़राब पीस निकाला, बाकी रिमेनिंग टुकड़ों को आपस में सूचर कर दिया। इसमें भी जेड शेप में इंसिजन दिया, ख़राब टुकड़ा निकाला स्किन का, और बाकियों को आपस में जेड शेप में सूचर कर दिया। लेकिन स्किन ग्राफ्ट का ये होता है कि आप लेट सपोज इफ दिस इज़ द आईलिड, दिस इज़ द स्किन ऑफ द आईलिड, लेट सपोज ये पीस ख़राब है आईलिड का, तो इसको आप निकाल दें कम्प्लीटली और यहाँ पे पूरा ग्राफ्ट लगा दें, ना कि सूचर लगाएं। ठीक है बच्चों, या एंड लास्टली कम्स द पैरालिसिस, पैरालिटिक टाइप ऑफ द एक्ट्रोपियन। फेशियल नर्व पैल्सी हो गई है, जिसकी वजह से ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल पैरालाइज हो गया है और वो कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आईलिड नीचे आ गई है। इसमें हम बेटा पेशेंट को आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट देते हैं, ताकि क्योंकि बेटा फेशियल नर्व गई तो फिर लेक्रिमल ग्लैंड भी काम नहीं करते ना, तो आई बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, तो हम ऑइंटमेंट भी देते रहते हैं और आर्टिफिशियल टीयर्स भी देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। मेन चीज़ इसमें हम करते हैं टार्सोरेफी। ठीक है, जब तक आपकी फेशियल नर्व रिकवर नहीं हो जाती। टार्सोरेफी का क्या मतलब होता है, दो आईलेट को आपस में सूचर कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये ऊपर वाला आईलेट है, ये नीचे वाला आईलेट है, तो इसको हम साइडों से ऑलमोस्ट सूचर कर देते हैं, इसको टार्सोरेफी करते हैं, बीच में छोटा सा पोर्शन छोड़ देते हैं ताकि पेशेंट को दिखाई दे। सही बच्चों, और कंजेनाइटल अगर एक्ट्रोपियन है, जो कि मोस्टली बायलेटरल होता है, और इसमें सर्जिकली इस कंडीशन को ठीक किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा एक्ट्रोपियन। विल नाउ टेक यू टू अनदर कंडीशन, दैट इज़ द टॉसिस।